नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जम्यार। यूपी में बीजेपी पिछली बार से ज्यादा बड़ी जीत हासिल करने की कवायद में जुटी है। इसी कड़ी में पार्टी ने दिग्गजों को चुनाव मैदान में उतारने का प्लान तैयार किया है। सूत्रों की माने तो अयोध्या से सीएम योगी विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। इस प्लान से जाहिर सी बात है बीजेपी को फायदा ही मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से यूपी को सीएम योगी ने बीमारू स्टेट से बाहर निकालने का दावा किया है, उससे उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। बीजेपी के रणनीतिकार भी ये मानकर चल रहे हैं कि जो 4.5 साल का कार्यकाल सीएम योगी कर रहा है वो फायदा ही देगा। शायद इसलिए बीजेपी मिशन 2022 के लिए दिग्गजों को सीधे मैदान में उतारने का मेगा प्लान तैयार कर रही है। ऐसे में कुछ सवाल हैं न्यूज स्टेट के, वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। क्या 2022 में दिग्गजों के भरोसे है बीजेपी का मेगा प्लान? 2022 में बड़े नेताओं का लिटमस टेस्ट होगा क्या? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बड़े नेताओं के सहारे क्या बड़ी जीत बीजेपी हासिल कर पाएगी? जनता का भरोसा जीतने के लिए क्या ये रणनीति बनाई गई है? दिग्गज मैदान में उतरेंगे तो माहौल बनेगा, भरोसा बढ़ेगा। क्या ये प्लान है? और विरोधियों को पस्त करने के लिए क्या ये नया प्लान तैयार किया गया है? चुनावी अखाड़े में उतरेंगे बीजेपी के दिग्गज। अयोध्या से उम्मीदवार हो सकते हैं सीएम योगी। हम सब लोगों का सौभाग्य होगा, अयोध्या वासियों का, यदि मुख्यमंत्री जी यहाँ से चुनाव लड़ते हैं और मुख्यमंत्री जी को अयोध्या के प्रति उनका लगाव, उनका समर्पण और अयोध्या के प्रति जिस प्रकार से वो लगातार मुख्यमंत्री बनने के बाद में अयोध्या को विश्व स्तरीय नगरी बनाने का काम कर रहे हैं, तो पूज्य संत महंत सब उनसे प्रफुल्लित हैं, सब आनंदित हैं। जाहिर है जिस तरह से 4.5 साल के कार्यकाल में सीएम योगी की लोकप्रियता बढ़ी है, उससे बीजेपी को 2022 को साधने में मदद ही मिलेगी। सूत्रों की माने तो बीजेपी यूपी में अपने दिग्गज नेताओं को चुनावी मैदान में उतार सकती है। बीजेपी इस बार सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा को चुनाव मैदान में उतार सकती है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, महेंद्र सिंह भी चुनावी ताल ठोक सकते हैं। केशव प्रसाद मौर्य कौशाम्बी के सिराथू सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। दिनेश शर्मा को लखनऊ से मैदान में उतारा जा सकता है, तो महेंद्र सिंह के कुंडा से चुनाव लड़ने की अटकलें तेज है। कहां से चुनाव लड़ेगा इसका निर्णय चुनाव समिति की बैठक के बाद होता है, इसलिए कौन चुनाव लड़ेगा इसको लेकर के अभी से तय करना मुझे लगता है बहुत जल्दबाजी है। बीजेपी 2022 में 2017 से बड़ी जीत दर्ज करना चाहती है और इसके लिए वो हर तरह से दांव पेच आजमा रही है। जैसे जैसे चुनाव की घड़ी नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सियासी दलों के दांव पेच भी बदल रहे हैं। सूत्रों की माने तो मिशन 2022 में जीत के लिए बीजेपी एक मेगा प्लान तैयार कर रही है और विधानसभा चुनाव जीतने के लिए इस बार बीजेपी दिग्गजों पर दांव लगा सकती है। वीडियो न्यूज़ के साथ अनिल यादव, न्यूज स्टेट, लखनऊ। तो दिग्गज मैदान में उतारे जा सकते हैं। हालांकि ये सभी एमएलसी हैं अभी, लेकिन इन्हें चुनावी मैदान में उतार करके बीजेपी एक माहौल बनाना चाहेगी, क्योंकि जिस सीट से ये दिग्गज चुनाव लड़ेंगे आसपास की जो सीटों पर भी उसका इम्पैक्ट रहेगा। इस मसले पर बातचीत करने के लिए आनंद दुबे प्रवक्ता बीजेपी के मौजूद है हमारे साथ, डॉक्टर अभिषेक राय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के मौजूद हैं, अंशु अवस्थी हमारे साथ जुड़ेंगे और वरिष्ठ पत्रकार उमाकांत लखेड़ा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लखेड़ा साहब, पहला सवाल मैं आज आपसे ही ले लेता हूँ। क्या जो दिग्गज हैं, जो चेहरे हैं जिनका जिक्र हो रहा है कि अगर वो चुनाव में जाएंगे तो बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे, आपको लगता है क्या ऐसा? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की हमेशा एक जितने भी इलेक्शन आपने चाहे बंगाल का चुनाव देखा हो, चाहे दूसरे इलेक्शंस कुछ राज्यों में उनके हुए, तो उनकी कोशिश होती है कि ऐसा नैरेटिव इलेक्शन के टाइम पर तैयार करो, कैंडिडेट भारी भरकम उतार दो, चाहे वो सेंटर में मंत्री ही क्यों ना हो। जैसे इन्होंने बंगाल में जो उतारे, जहाँ जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उनको उतारे, उनमें से कुछ जीत गए, कुछ हार गए। तो एक बीजेपी की एक रणनीति है, इसको रणनीति के हिस्से के तौर पर देखा जाना चाहिए। इसमें दिग्गज जहां तक उतारने की बात है तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो हालात है कि अग्र पंक्ति के नेताओं की भारी अकाल है, बहुत बड़ा अकाल है। कि अब देखिए, अगर कल योगी जी के बाद जो अगली जो पांच है नेताओं की, वो कहाँ है ही नहीं इनके पास। तो किसके दम पर चुनाव लड़ेंगे? चेहरे कहां से लेके आएंगे? अभी तो सारा दारोमदार योगी जी के नाम पर है, मोदी जी के नाम पर है।
तो सवाल यह है कि आप दिग्गज जब मैदान में उतारेंगे और जो चैलेंजेस हैं जैसे जनता का खेड़ा साहब, अगर योगी जो है तो दूसरी पंक्ति की जरूरत तो बहुत बाद में पड़ेगी। अगर योगी जो है उपलब्ध हैं, केशव प्रसाद मौर्य उपलब्ध हैं, दिनेश शर्मा उपलब्ध हैं, प्रदेश अध्यक्ष उपलब्ध हैं। देखिए जैसे आपने जो नाम गिनाए महेंद्र सिंह वगैरह, जितने भी, महेंद्र सिंह जी एक सीनियर नेता है, कुंडा और उसके आसपास के जिलों में उनका असर है। तो जो भारी भरकम बारे कद का नेता, प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भी रहे हुए हैं, इस बार वो बीजेपी केंद्र में मंत्री भी हैं। तो जो थोड़ा उनका कद अगर होता है तो उनको जहां से वो चुनाव लड़ते हैं, न केवल वो चुनाव वो सीट जीतते हैं, बगल वाली सीटों पर भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो जाहिर सी बात है कि बड़े चेहरों को उतारने के पीछे सबसे बड़ी रणनीति बीजेपी की यही होती है। बीजेपी इलेक्शन के टाइम पर जो एंटी इनकन्वेंसी फैक्टर है उसका भी मुकाबला करेगी, जाहिर सी बात है। ठीक है अनिल दुबे जी, क्या यही रणनीति बन रही है? देखिए, कौन कहां से चुनाव लड़ेगा ये तो पार्टी तय करेगी, केंद्रीय चुनाव समिति तय करेगी। इस पर अभी कुछ बोलना जो है बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन कुल मिलाकर ये जानिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनका एक अपना आभा मंडल है। वो चुनाव लड़े न लड़े, वो जहां भी जाते हैं प्रचार करते हैं तो उससे पार्टी को फायदा होता है। वो चाहे केशव मौर्य जी हो, चाहे वो स्वतंत्र देव सिंह जी हो, चाहे योगी आदित्यनाथ जी हो, चाहे दिनेश शर्मा जी हो, इसके अलावा अन्य नेता भी हैं। तो वो जहां भी जाएंगे प्रचार करेंगे, पार्टी के लिए जो है अपना पक्ष रखेंगे, तो जनता उसको सहजता से स्वीकार करती है और जनता उस पर और ज्यादा यकीन करती है। पार्टी के बड़े नेता जो है चुनाव में सक्रिय रूप से शामिल रहेंगे। अब वो चुनाव कहां से लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे और पार्टी उनको कहां से लड़ाती है, ये सब तो पार्टी का नेतृत्व तय करेगा और केंद्रीय चुनाव समिति तय करेगी। लेकिन कुल मिलाकर हमने जो पिछले 4.5 साल में जो काम किए हैं अर्थव्यवस्था पे, शिक्षा पे, रोजगार पे, स्वास्थ्य पे और तमाम, दुबे साहब एक चीज और बता दीजिए, लेकर जो है ठीक है स्पष्ट आप कुछ नहीं बोल पाएंगे। दुबे जी एक चीज और बता दीजिए, दुबे जी एक चीज और बता दीजिए, क्या अयोध्या ऐसी सीट हो सकती है जहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर चुनाव लड़ते हैं तो न सिर्फ 2022 बल्कि 2024 भी साध पाएंगे आप लोग? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी कहां से चुनाव लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, मैंने पहले ही कहा कि वो पार्टी तय करेगी, वो केंद्रीय चुनाव समिति तय करेगी। इस पर अभी कुछ भी बोलना बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन अयोध्या से जो उनका लगाव है वो केवल चुनावी नहीं है। पूज्य योगी जी का लगाव जो है वो राम मंदिर आंदोलन के वक्त से है और उससे भी पहले से है। अयोध्या जो है तमाम जो है हिंदू जो इस देश में रहते हैं उनकी आस्था का केंद्र बिंदु है। अयोध्या हमारी सनातन संस्कृति की एक जीती जागती मिसाल है, एक परंपरा है। तो योगी जी ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, सभी कार्यकर्ताओं के लिए अयोध्या जो है एक पूजा स्थली है और वहां से लगाव होना बड़ा स्वाभाविक है। और जिस तरह से अयोध्या, ठीक है आनंद दुबे जी, आप मैं समझ सकता हूं, आप सीधे कुछ कंफर्म नहीं कर सकते हैं अभी, क्योंकि चुनाव में बहुत वक्त है और आप इस सिचुएशन में नहीं है कि आप कुछ कंफर्म कर सकें। डॉक्टर अभिषेक राय का मैं रुख कर लेता हूं। डॉक्टर अभिषेक राय, अगर ये दिग्गज मैदान में उतरते हैं तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्योंकि जो चेहरा रहे हैं सरकार का, जिनके नेतृत्व में सरकार चली है, बीजेपी ये सोच रही है, हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि शायद मुख्यमंत्री को चुनाव में उतारा जाए। अगर वो चुनाव मैदान में उतरते हैं तो क्या इसका फायदा मिलेगा बीजेपी को? देखिए कुंदन जी, सबसे पहली बात, ये भारतीय जुमला पार्टी या भारतीय जासूस पार्टी इसको कह लें, इनके कारनामों से जनता त्रस्त हो चुकी है। इस समय महंगाई चरम पे है और कानून व्यवस्था एकदम ध्वस्त हो चुकी है। तो ये लोगों को बरगलाने के नए नए मुद्दे ले आते हैं। रही बात योगी जी की, बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो कहीं से भी चुनाव लड़े। 2017 में भाजपा 300 प्लस सीट जीत के आई थी, 325 सीटें जीत के आई थी। 2018 के चुनाव में आपने देखा जनता ने गोरखपुर में क्या किया और फूलपुर में क्या किया, जहां से केशव प्रसाद मौर्य जी। रही बात केशव नहीं, लेकिन उसके बाद 2019 का भी तो जिक्र कीजिए सर। मेरी बात, मैंने बोला ना, जनता का रुख समझिए, जनता का वही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। योगी जी चुनाव लड़े, अगर भाजपा को अपने दिग्गजों को चुनाव में उतारने की जरूरत पड़ रही है, यानी इनके मन में डर है। अभी आपने ग्राम पंचायत चुनाव देखे, अयोध्या में सबसे ज्यादा सदस्य किसके जीते, अयोध्या में सबसे ज्यादा प्रधान किसके जीते, समाजवादी पार्टी के। तो अगर इनको लगता है कि ये माननीय योगी जी को लड़ा के वहां पे बदल पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, इन्होंने डीएम और एसपी के बल पे कुछ सीटों को कब्जाया, जबकि जनता ने, जिसमें बैलेट से वोट हुआ, उसमें जनता ने बता दिया है भाजपा कहां पे है। इनके मन में डर है और ये डर
के लिए ये अपने बड़े चेहरों को उतारना चाहते हैं। हम इनका स्वागत करते हैं, आए लड़े, इनको भी पता होना चाहिए जनता इनकी आतताई सरकार से त्रस्त हो चुकी है। ठीक है, अंशु अवस्थी साहब, बीजेपी तो अब 2014, 2017, 2019 और सारे चुनावों में आपको बता चुकी है कि उसका मैंडेट क्या है। अब आप ही उसको समझना नहीं चाहते हैं। कभी चुनाव आयोग की बात उठा देते हैं, कभी बैलेट की बात उठाते हैं, कभी वोटिंग मशीन पे वो सवाल उठाते हैं, और कुछ नहीं मिलता तो पुलिस पे सवाल उठा देते हैं, जिलाधिकारी आपने देखा नहीं सदस्य किसके ज्यादा है, उठाना तो खैर सदस्य किसके ज्यादा है, सदस्य किसके ज्यादा आप तो आतंकवादियों की गिरफ्तारी पे भी सवाल उठा देते हैं, कहते हैं हमें पुलिस पे भरोसा ही नहीं है। अब अगर आपको पुलिस पे नहीं भरोसा है, अभिषेक राय जी, आतंकवादियों अभिषेक राय जी, इसे तो बीजेपी तो इसे चुनावी मैनेजमेंट कहती है। 8 जिला पंचायत सदस्य थे, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष पहली बार बीजेपी का चुना गया। ये चुनावी मैनेजमेंट बीजेपी कहती है। इसे समझना पड़ेगा, इस मैनेजमेंट को समझना पड़ेगा समाजवादी पार्टी को भी। मैं भी समझना चाहता हूँ। ठीक है, मैं लौटता हूँ। अंशु अवस्थी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंशु अवस्थी साहब, बीजेपी में जिक्र हो रहा है कि जो बड़े चेहरे हैं प्रदेश स्तर पर, उन्हें चुनावी मैदान में उतारा जाए। कांग्रेस के पास कौन सा ऐसा चेहरा है जो मैदान में इन चेहरों को चुनौती देगा? वो चेहरा कोई है ऐसा? देखिए कुंदन जी, उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा का चुनाव है वो पहली बार नहीं हो रहा। हमेशा उत्तर प्रदेश ने जनादेश को बदला है और सरकारें हारी हैं, विपक्ष जीता है। ये उत्तर प्रदेश की परंपरा भी पिछले 25 साल से तो बनी हुई है। तो इनके सामने कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, ये भविष्य का विषय है। बीजेपी के प्रवक्ता भी इस बात को नहीं कह पा रहे कि आदित्यनाथ जी लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, पहली बात। दूसरा, उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो मुद्दों पर होगा। 2017 में जो भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए थे उन पर होगा। उत्तर प्रदेश के लोगों से बड़े बड़े वादे किए गए थे, उन पर भी जनता इंतजार कर रही है कि कब मौका आए और हम चुनाव जीते। दूसरा ये कि उत्तर प्रदेश में जो सत्ता के दौरान मिड इलेक्शन हुए, चाहे मध्यावधि चुनाव हो, उसमें सत्ता जीती है, इसमें कोई दो राय नहीं। जिला पंचायत के चुनाव इससे पहले भी जिनकी सरकारें होती थी वो जीता करते थे। लेकिन जनता का जो रुख है वो अभी ना सत्ता के लोग समझ पा रहे हैं, ना मीडिया समझ पा रहा, ना कोई समझ पा रहा। उत्तर प्रदेश के नौजवान बहुत, चलिए, विपक्ष बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा है। में जो महिलाओं के साथ अंशु अवस्थी साहब, विपक्ष बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा है जनता का मूड, ये बेहद जरूरी है। अंशु अवस्थी साहब, मैं आता हूं, मुझे बिल्कुल, मैं लौटता हूं आपके पास, दोबारा लौटता हूं, तमाम मेहमानों के पास मैं दोबारा लौटता हूं। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के लिए रुक रहा हूं मैं। लखेड़ा साहब, ये जो रणनीति है ये बीजेपी इस पर काम करती रही है। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखें, कुंदन भाई मेरी बात पूरी नहीं हो पाई थी, मैं अपनी बात मैं आ रहा हूं। अंशु जी, मैं आपके पास लौटूंगा। दुबे साहब कह रहे हैं कि लखेड़ा साहब कि अभी कंफर्म नहीं है। आपको लगता है कि इस पर मुहर लगेगी आने वाले चुनाव में? लखेड़ा साहब, छोटा जवाब। देखिए निश्चित रूप से मुहर लगेगी। देखिए, हो क्या रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अभी उत्तर प्रदेश में जो चुनाव सामने सर पर आ गया है, और बताने के लिए मतलब कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। जैसे बेरोजगारों का बड़े पैमाने पर यूपी में बेरोजगारी है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के गोरखपुर तक जिलों, जो कोरोना के बाद तो हालत और खराब हो गई है। लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों के पास अब आपका 2-4 किलो चावल, राशन पानी अगर देते भी है तो उससे तो परिवार का गुजारा चलता है। आनंद दुबे जी जवाब दीजिए, आनंद दुबे जी जवाब दीजिए। इसके उलट लखेड़ा साहब, आप जो कह रहे हैं सरकार उसके उलट जवाब देती है, कहती है रोजगार पर हमने अच्छा काम किया, कानून व्यवस्था पर हमने काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर पर अच्छा काम किया। आनंद दुबे जवाब दीजिए। लखेड़ा साहब को बताना चाहता हूँ जी, मैं लखेड़ा साहब को बताना चाहता हूँ कि अब तक 4.25 लाख जो है नौकरी सरकारी दी गई है, 6 लाख संविदा पे दिया गया है, 1 करोड़ 80 लाख प्राइवेट जॉब दिए गए हैं। क्राइम की अगर बात कर रहे हैं तो ठीक है। अंशु अवस्थी साहब, मैंने कहा था आपको दूंगा वक्त। अंशु अवस्थी साहब 15 से 20 सेकंड। अंशु अवस्थी साहब 15 से 20 सेकंड। अंशु अवस्थी साहब, सिवाय अखबार में प्रदेश में जो चुनाव है वो उत्तर प्रदेश के मुद्दों पर होगा। आप देखिए कि बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। सदन में स्वामी प्रसाद मौर्य जो सेवा योजन मंत्री, उन्होंने माना कि जून 2018 में 21 लाख बेरोजगार पंजीकृत थे और जनवरी 2020 में वो बढ़कर 38 लाख हो गए। 58% बेरोजगारी बढ़ गई, सरकार ने सदन में माना है। श्रीमती प्रियंका गांधी जी लगातार बेरोजगारों की आवाज उठा रही है, शिक्षा मित्रों ने आवाज उठा रही है। 2021 के आंकड़े में देखिए ना, सरकार कह रही है कि बेरोजगारी दर 4% पर आ गई है। ये सभी मुद्दे आप 2018 की बात कर रहे हैं और
सरकार कह रही है 21 में 4% तक आ गई है। मैं माफी चाहूंगा डॉक्टर अभिषेक राय, मैं आपके पास दोबारा नहीं लौट पाए, मैं माफी चाहूंगा, माफी साथ में रोक रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शरीक होने के लिए। सबसे बड़ा मुद्दा कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।